गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के अपने वीडियो के टॉपिक्स हैं, कुछ फंडामेंटल बातें करेंगे थोड़ी बहुत। उसके बाद में फील्ड लाइंस, डाइपोल, डाइपोल के एक्सिस पर इक्वेटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल पर टॉर्क, ये टॉपिक्स हैं अपने। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज एक वर्ड की बात करते हैं हम लोग, वो है फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है वो तो आप समझते हो, लेकिन फ्री का मतलब क्या है? ठीक है, उसको सुनो। आप जानते हो कि कोई भी मैटर है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही हैं। एटम्स के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं। ये एटम्स हैं, ये एक कोई बॉडी है और ये एटम्स हैं। इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, बहुत अच्छी बात है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये भी आप जानते हो। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन्स में जो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में होते हैं, और जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है एटम का, आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो लीस्ट बाउंडेड होता है। सबसे कमज़ोर फोर्स से वो बंधा हुआ होता है न्यूक्लियस से। आउटर मोस्ट ऑर्बिट का यानी कि शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे कमज़ोर बंधा हुआ होता है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है, मैं उसको ब्लैक से शो कर रहा हूँ। रेड वाले जो इलेक्ट्रॉन है अभी भी एटम के साथ हैं, और एक इलेक्ट्रॉन या दो जो भी हैं वो एटम को छोड़ के चले गए। ठीक है, और छोड़ के चला गया, उसका कारण क्या है? एक तो सबसे कमज़ोर बंधा हुआ था और उतनी सफिशेंट उसको टेम्परेचर वाली एनर्जी मिल गई। ठीक है ना, हीट एनर्जी यानी कि टेम्परेचर वाली जो एनर्जी है जिसको इंटरनल एनर्जी बोलते हो, इतनी सफिशेंट एनर्जी मिल गई कि वो उस बंधन को तोड़ा करके और चला गया। और चला गया तो कहाँ चला गया? वो बॉडी को छोड़ के नहीं गया, बॉडी की सरफेस से बाहर नहीं जाएगा। बॉडी की सरफेस से बाहर जाने के लिए जो एनर्जी है वो अलग होती है, वो अब और देंगे, उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। लेकिन अभी जो टेम्परेचर से जो एनर्जी अवेलेबल हुई है उसको, ये उस एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन जो है एटम से फ्री हुआ है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन है जो एटम से फ्री हुआ है, बॉडी से फ्री नहीं हुआ। इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ये क्या कर रहा होता है बॉडी के अंदर? एटम्स के बीच में जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, एटम्स के बीच में जो खाली जगह है, जैसे आपके और आपके कमरे के अंदर, रूम के अंदर फर्नीचर और आपके बीच में खाली जगह है और उनके बीच में कोई मक्खी या मच्छर घूमता रहता है, ऐसे करके। और ये इलेक्ट्रॉन जो है एटम्स के बीच में जो खाली जगह है उसके अंदर ये रैंडम मोशन करते रहते हैं, एटम्स से कोलिजन करते हैं, इधर आया उधर गया, कोलिजन करता 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 करता। जैसे रूम के अंदर फर्नीचर्स के बीच में मक्खी या मच्छर घूमता रहता है, ठीक वैसे ही ये एटम्स के बीच में ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। वो एटम्स तो स्टेशनरी होते हैं, सॉलिड्स के एटम्स तो रुके हुए होते हैं और उनके बीच में खाली जगह होती है, उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो घूमते रहते हैं। ठीक है ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन। ये काम क्या आते हैं? आपने सुना है कि मेटल्स के अंदर करंट फ्लो होता है। जब मेटल्स में, कॉपर के वायर में जब करंट फ्लो होता है तो एक्चुअली यही है इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो हो रहे होते हैं। कभी भी बाउंड इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होते, कभी भी बंधी हुई चीज़ जो है ना वो किसी चीज़ में फ्लो नहीं होती। ठीक है ना, नदी के अंदर पानी बहता है, नदी में चट्टानें नहीं बहती हैं, फ्लो नहीं होती हैं, तो आप समझते हो। तो जब भी करंट फ्लो होता है, जब भी, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। जब भी किसी बॉडी को चार्ज करने की बात आती है, इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं या बॉडी में से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं या बॉडी में इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, तो वो कौन से वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए, जो अपन लोग इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करते हैं, वो कौन से वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। ठीक है ना, तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का बहुत लंबा कहानी है, बहुत लंबा रोल है। एक मेटल या एक सब्सटेंस जो है वो करंट का कंडक्टर है तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। एक सब्सटेंस जो है हीट का कंडक्टर है तो वो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। उसमें मेटेलिक लस्टर है, चमचमाता हुआ है, तो वो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। उसके अंदर जो है ना वो टिन टिन की साउंड आती है मेटल्स के अंदर, वो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। बहुत सारी बातें हैं, वो मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, सब के लिए फंडामेंटल कॉज है फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना फील्ड लाइंस। ठीक है,
जब भी कोई फील्ड की बात करते हैं अपन लोग तो उसकी फील्ड लाइन की बात होती है। ग्रेविटेशनल फील्ड की लाइंस होती हैं, अभी प्रेजेंट में कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस की बात होती है, और मैग्नेटिक फील्ड जो अब आएगा उसके भी फील्ड लाइंस की बात होएगी। 10th में भी थोड़ी थोड़ी हुई थी, अपने नोटिस नहीं किया होगा। ओके, फील्ड लाइंस की बात करते हैं। सुनो, फील्ड लाइंस क्या है? चार्ज में से पैदा होती है, किसी चार्ज बॉडी में से पैदा होती है। क्या दिखती है क्या? ना, दिखने की कोई बात नहीं, ये विजिबल नहीं है, ठीक है ना। काहे की बनी होती है? ये कोई मैटर थोड़ी है, कोई चीज़ थोड़ी, ऑब्जेक्ट थोड़ी जो बनी होती है, ठीक है ना। फील्ड लाइन तो चार्ज में से पैदा होती हैं। लेकिन ये क्या है, जरा इनको एक बार एक्सपीरियंस करेंगे भाई होती क्या है ये करके। अब आप इसको यूं करके सोचो कि मैं पूछ रहा हूं आपको कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ। तो आपने सुना हुआ है कि एरो किधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन अवे। ये एरो किधर जा रहा है? अवे। ये एरो अवे, अवे। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का एरो जा रहा है अवे, ठीक है। एरो कितने की लंबा बनाए? कुछ नहीं, जितना आपकी इच्छा हो लंबा बना देते हो। लेकिन मैं आपको ये पॉइंट पे, 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 सारे पॉइंटों पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछने के लिए पीछे पड़ गए। तो आप क्या करोगे? आपकी इच्छा होगी कि यार एक बारी में एक बहुत लंबी सी लाइन बना दो और उस पर एक दो जगह एरो लगा दो, बात खत्म, ठीक है ना, पीछा छूटेगा। हर पॉइंट पर फील्ड पूछ रहा हूं मैं, फील्ड की डायरेक्शन पूछ रहा हूं। तो आप क्या करना चाहोगे? एक लंबी सी लाइन बना करके और कहोगे कि लो कहानी खत्म करो यार, हर पॉइंट पे बताता फिरूंगा क्या मैं? ये फील्ड लाइन है। फील्ड लाइन क्या है? सेम टू सेम है। आप किसी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को आप डायग्राम के अंदर एरो से शो करते हो कि नहीं करते हो? 11th क्लास से आदत है आपकी। वेक्टर क्वांटिटी एरो, डायग्राम में एरो एरो होता है, ठीक है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, इंटेंसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने एक लाइन बना दी है, उसके अंदर 2-3 जगह या 5 जगह 10 जगह एरो लगा दो, जितनी तुम्हारी श्रद्धा हो। वो लाइन जो है फील्ड लाइन है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। और ये जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट हो, ये कर्व्ड भी हो सकती है, ये नॉन स्ट्रेट भी हो सकती है, ठीक है, कैसी भी हो सकती है। मान लो ये फील्ड लाइन कर्व्ड है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन चेंज होती हुई जा रही है, कोई बड़ी बात नहीं। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता लगानी है, क्या होगी? अलोंग द टेंजेंट, ठीक है। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग द टेंजेंट। इस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करो, करो के ऊपर तो टेंजेंट ही होती है। एक स्ट्रेट फील्ड लाइन है, इसमें तो कोई टेंजेंट की तो बात ही नहीं, यहाँ तो सीधे सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन जो है वो इस लाइन के अलोंग आ रही है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व्ड है तो उस कर्व के किसी पॉइंट पर आप टेंजेंट बना दो, टेंजेंट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। तो आपको कुल मिला के बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं उनका पर्पस क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो उनका पर्पस क्या है, क्या काम आती है? सबसे पहले तो एक फील्ड को डायग्राम के अंदर शो करने के काम आती है। आप एक इनविजिबल इफेक्ट है, नाम कौन है? फील्ड। कैसा दिखता है? दिखता ही नहीं, फिर भी आपको दिखाना है डायग्राम के अंदर, उसकी प्रेजेंस को आपको एग्जिबिट करना है, आपको दिखाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में है। डायग्राम में क्या करोगे? फील्ड लाइनें बना दोगे, ठीक है। एक तो फील्ड की प्रेजेंस को शो कर रहे हैं, एक तो इनका मोटो है, इनका पर्पस है कि फील्ड है, इसको पता बता रहा है। दूसरा बड़ा पर्पस है इनका डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन को शो कर रही है ये फील्ड लाइंस। इनमें एरो लगा दो, डायरेक्शन को शो करेगी। ये स्ट्रेट भी हो सकते हैं, कर्व्ड भी हो सकती हैं, ठीक है ना। और भी हैं, एक पर्पस इनका और है,
कि ये फील्ड लाइंस की जो डिज़ाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायग्राम है, उसमें से आपको इसकी और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। वो क्या है? मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड। कैसे मैग्नीट्यूड कैसे पता पड़ेगा भाई? जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंस है, जिस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंस है, कहां पे है? पॉइंट ए पर, वहां का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड वहां का ज़्यादा है। तो मैग्नीट्यूड का भी इंफॉर्मेशन दे रही कि नहीं दे रही है? ऐसे करके ये 2-3-4 इंफॉर्मेशन इसमें से अपने को मिलते हैं। और भी कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो उनसे अपने को मिलती हैं। किसी जगह पर फील्ड लाइंस खूब सारी छाई हुई हैं, उनके बीच में एक ऐसा स्पेस मिल गया जहाँ पर फील्ड लाइंस है ही नहीं, का मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड गायब है। वहाँ पर फील्ड लाइंस नहीं है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। चारों तरफ फील्ड है और किसी एक पॉइंट पर फील्ड नहीं है, को आप कैसे शो करोगे? वहाँ पर फील्ड लाइंस मत बनाओ। ऐसा करके और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हैं जो फील्ड लाइन से मिल सकती हैं। वो अब इनको अपन लोग स्टडी करने के लिए और ज़्यादा इनको समझने के लिए इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं एक एक करके, ठीक है ना। फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ करते हैं अपन लोग। देखो, आप एक बात जानते हो कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है? अवे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो किधर जा रहा है? पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ। और ये फील्ड लाइंस कैसे जा रही है? ये भी दूर की तरफ जा रही है। दोनों एक ही बात है। फील्ड लाइंस को आप क्या बोल रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज में से इमर्ज हो रही है, निकल रही है, बाहर निकल रही है। ये दोनों बातें एक सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड फील्ड लाइंस इमर्ज आउट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। दोनों सेंटेंस सेम है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज की बात करें, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द चार्ज, इंटेंसिटी की डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज। और उसी को दूसरी लैंग्वेज में आप कह सकते हो द फील्ड लाइंस एंटर इन द नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के अंदर फील्ड लाइंस चल करके अंदर घुसती हैं, ठीक है ना। एक ही चीज के दो सेंटेंस हैं। ये डायग्राम बता रहा है कि जहां पे फील्ड लाइंस क्राउडेड है, डेंस हैं, पास पास हैं, वहां पर फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है। जहां पर रेयर है, दूर दूर है, कम डेंसिटी के हैं, वहां पर फील्ड इंटेंसिटी कम होती है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, या कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा होता है कि यहाँ पर आप एक सरफेस बना रहे हो, सेम साइज की यहाँ पर एक सरफेस बनाई, दोनों सरफेसेस की साइज सेम है, एरिया सेम है, इसमें से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही है, काउंट करें 4, और इसमें से केवल 2 ही पास हो रही है। सरफेस का साइज सेम है, ठीक है। मतलब कि जहाँ पे इंटेंसिटी का वैल्यू ज़्यादा है वहाँ से ज़्यादा फील्ड लाइंस पास होगी किसी सरफेस में से। जहाँ पर इंटेंसिटी का वैल्यू कम है वहाँ पर से जो फील्ड लाइंस का अमाउंट है वो कम पास होगा। और फील्ड लाइंस के अमाउंट को अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे जब बात करेंगे। फ्लक्स बोलते हैं, इस सरफेस में से फ्लक्स ज़्यादा पास हो रहा है, इस सरफेस में से कम फ्लक्स पास हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ का इंटेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है ना। एक डायग्राम और है अपने पास। ये डायग्राम क्या दिखा रहा है आपको कि यहाँ पे ब्लैक वाली फील्ड लाइन क्या बोल रही है? ब्लैक वाली फील्ड लाइन बोलती है कि इस पॉइंट पर, जो मैंने डॉट मार्क किया, इस पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन होगी इधर। और रेड वाली फील्ड लाइन है, बोल रही है कि फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इधर। अपने अपने डायरेक्शन में बता रही है। इस पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन दो आ गई, ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी भी चीज का वैल्यू साइमल्टेनियस दो नहीं हो सकता, ठीक है। तो दो डायरेक्शंस नहीं हो सकती इलेक्ट्रिक फील्ड की। यानी कि कंक्लूजन क्या निकला? ऐसा हो ही नहीं सकता कि दो फील्ड लाइंस जो है एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे, ठीक है ना। ऐसा हो ही नहीं सकता, वरना क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं कि द फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट। तो बच्चों, आपको ये तो पता पड़ गया है कि फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज में से निकलती है और नेगेटिव में एंटर करती है। पॉजिटिव में निकलती है और इस डायग्राम की फील्ड लाइंस मैंने से बना दी। इन दोनों चार्जेस के बीच में कैसा फोर्स है? तो आप बोलोगे रिपल्शन है। इन दोनों के बीच में आपस में कैसा है? रिपल्शन फोर्स है। तो ये लोग दूर जाना चाहेंगे, ये
लाइक चार्जेस रिपेल होंगे। इस बात को आप दूसरे शब्दों में बोल रहे हो कि ये फील्ड लाइंस भी दूर जाना चाहती हैं। एक्चुअली दोनों चार्ज दूर जाना चाहते, तो ये चार्ज को दूर हटाओ, फील्ड लाइंस भी दूर हटेगी। तो दो फील्ड लाइंस पैरेलल हैं तो वो म्यूचुअली रिपेल करने की कोशिश करती है। ठीक है, ये ऐसे नहीं रहेगी, ये फील्ड लाइंस इस तरह की शेप में आ जाएगी। एक दूसरे को ये म्यूचुअली रिपेल कर रही है, रिपेल करने के बाद में ये सेपरेट होने की कोशिश करेगी। ठीक है, एक और बात करते हैं। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों आपस में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, अट्रैक्ट करके। और ये जब अट्रैक्ट होंगे तो ये जो दोनों के बीच में एक लाइन है, इसकी लेंथ बढ़ेगी या कम होगी, तो आपको ये अट्रैक्ट होंगे, पास आएंगे तो इन दोनों के बीच में जो ज्वाइन करने वाली लाइन है वो उसकी लेंथ भी डिक्रीज होगी। इस बात को अपन ने प्रॉपर्टीज में डाल दिया कि अ फील्ड लाइन ट्राइज टू कॉन्ट्रैक्ट इट्स लेंथ। इस बात को अपन ने, इसका फंडामेंटल कारण क्या है, क्योंकि दो अपोजिट चार्जेस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके और पास आना चाहते हैं, तो उन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो भी छोटा हो जाने की कोशिश करती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक फील्ड लाइन ऐसे करके और होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक ढीले ढाले धागे की तरह से पॉसिबल नहीं है। फील्ड लाइन कैसे होती है, एक स्ट्रेच करे हुए धागे की जैसे होती है, अपने ऐसे लूज नहीं होती है। फील्ड लाइन यदि ऐसे होगी तो ऐसे होगी, ऐसे नहीं हो सकती है फील्ड लाइन। ठीक है, ये करेक्ट है, ये रॉन्ग। फील्ड लाइन ऐसी नहीं हो सकती, अपनी लेंथ को मिनिमाइज करने के चक्कर में वो इस तरह की हो जाएगी जिसके अंदर कोई यूं करके नहीं हो सकती फील्ड लाइन। ठीक है ना। देखो, एक नेक्स्ट टॉपिक आएगा, थोड़ा सा उसको पहले एडवांस में बात कर लेते हैं। ठीक है, कि यहां से क्या कंक्लूड हो रहा है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स एंड फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। एक चार्ज ज्यादा है तो उसमें से ज़्यादा फील्ड लाइंस निकलेंगी, ये बात है। ठीक है ना, ज़्यादा चार्ज में से ज़्यादा फील्ड लाइंस निकलेगी, कम चार्ज में से कम फील्ड लाइन निकलेंगी। ठीक है, फील्ड लाइन से रिलेटेड एक बात और है, और वो क्या कि फील्ड लाइंस जो है वो जा रही है कहीं पे, किसी रीजन में फील्ड लाइंस आपने शो कर दी, वो फील्ड लाइंस अचानक से, जिसको बोलेंगे एब्रप्टली, अचानक से चलते चलते गायब हो गई, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अचानक से गायब हो गई का मतलब है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होते होते अचानक इलेक्ट्रिक फील्ड गायब हो जाए, ऐसा कोई रीजन नहीं होता। कभी भी आपने मैदान के अंदर, किसी ग्राउंड के अंदर ऐसी जगह नहीं देखी कि बिल्कुल धूप है चारों तरफ और अचानक से एक जगह पर अचानक से अंधेरा हो गया, वो भी बिना बात। ठीक है ना, ऐसा हो तो सकता है कि एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, उसके अंदर आपने अचानक से चलते चलते, एक रूम है और रूम पूरी तरह से बंद है, तो उसके रूम के अंदर तो अंधेरा हो गई, लेकिन बिना बात कह रहा हूं मैं, बिना वजह जो है ना, फील्ड लाइंस के रास्ते में बिना वजह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता। यानी कि फील्ड लाइंस कंटिन्यूस होती हैं, बीच में ब्रेक नहीं होती। बीच में ब्रेक होने का मतलब फील्ड गायब हो गया, तो ऐसा होता नहीं है कभी। हो तो सकता है, थोड़ा सा लेट पड़ेंगे, लेकिन अब बात कर लेते हैं अपन लोग कि एक फील्ड लाइंस है, ये फील्ड लाइंस की मैपिंग है। फील्ड लाइंस के डायग्राम को क्या बोलते हैं, फील्ड लाइंस की मैपिंग। ठीक है, इनके रास्ते में ये फील्ड लाइंस हैं, इनमें एरो भी बना देते हैं, बिना एरो की फील्ड लाइंस रॉन्ग होती है। इनके रास्ते में आपने एक कंडक्टर बॉडी पुट कर दी, रेड कलर की कौन है, कंडक्टर बॉडी है। इनके रास्ते में आपने एक कंडक्टर बॉडी रख दी। ठीक है, और आप जानते हो कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, जानते हो या नेक्स्ट टॉपिक्स में जान जाओगे। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी शो नहीं कर सकते हैं अपन लोग। ठीक है,
तो ऐसा कब हो सकता है कि फील्ड लाइंस चलते 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 अचानक से गायब हो जाएं? ये तब हो सकता है जब यहाँ पे फील्ड लाइंस, जब रास्ते में कोई कंडक्टर बॉडी आ जाए तो, ठीक है ना, यहाँ पर ब्रेक हो सकती है, लेकिन बिगैर बिना बात बिना कारण फील्ड लाइंस ब्रेक नहीं हो सकती। एक प्रॉपर्टी है कि फील्ड लाइंस आप अभी तक देख चुके हो कि पॉजिटिव चार्ज में से निकलती हैं और यदि आसपास में नेगेटिव चार्ज मिल गया तो उसमें एंटर हो जाती है। यदि आसपास में नेगेटिव चार्ज नहीं मिला तो क्या होगा, फिर वो इनफाइनाइट में चली जाती है नेगेटिव चार्ज को ढूंढने के लिए, ठीक है ना, उसकी आप टेंशन मत करो। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस को अपन ने यहाँ पे शो किया, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के पेयर को क्या बोलते हैं, डाइपोल, ठीक है ना। दोनों का वैल्यू इक्वल और अमाउंट दोनों का वैल्यू इक्वल है और साइन दोनों का अपोजिट है, तो फील्ड लाइंस ऐसी बनेगी, ठीक है। तो इसमें ये जो डाइपोल है इसके अंदर आपने फील्ड लाइंस बनाई। ये दोनों फील्ड लाइंस कैसे हो रही हैं, एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश कर रही है। क्या फील्ड लाइन आप ऐसी बनाओगे, बिल्कुल नहीं, अपने लेंथ को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी। इसलिए आपको एक स्ट्रेच किए हुए रबर के थ्रेड, रबर के धागे के समान ये जो है बिहेव करेगी, रबर के धागे की तरह से, जैसे स्ट्रेच किया हुआ हो, ढीला ढाला नहीं रह सकती है। और ये दोनों फील्ड लाइन रिपेल करेंगी और ऐसे करके और आप फिर फील्ड लाइंस बनाते जाओ बनाते जाओ। आप ये कह रहे हो कि यहाँ क्यों नहीं बनाई, बना दो, लेकिन एक लिमिट है उसकी भी कि कितना भरोगे इसको। फिर उसके बाद में आपका पेज खत्म हो गया तो यहाँ पर आप इसको ऐसे करके छोड़ दो। सॉरी, ये किसकी फील्ड लाइंस बनाने को बोला अपने को, डाइपोल की फील्ड लाइंस, ठीक है। ये अचानक से फील्ड लाइन गायब हो गई का मतलब मत सोचना है अचानक से आपका पेपर, आपका पेज गायब हो गया, पेज खत्म हो गया इसलिए ये लिमिट हो गई यहाँ पे, ऐसा नहीं है समझना उसको कि फील्ड लाइंस बनाते अचानक से गायब हो गया, ठीक है। ओके, यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, ये नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है कि फील्ड लाइंस हैं वो एक जगह से स्टार्ट हो रही है और दूसरी जगह एंड हो रही है, और फिर यहाँ पे चल करके घूम के वापस, ऐसा नहीं हो रहा, वापस नहीं आ रही है, ठीक है। एक जगह स्टार्ट होती है और वापस घूम के वापस नहीं आ रही, एक जगह स्टार्ट हो रही है दूसरी जगह खत्म हो रही है, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट मेक क्लोज कर्व्स। क्लोज कर्व का मतलब है घूम करके वापस वहीं आ जाती है, ऐसा नहीं होता। ऐसा कब होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में होता है कि फील्ड लाइंस जो है वो ऐसे चली और वो घूम करके वापस आ जाती है, ऐसा होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में ऐसा नहीं होता। ऐसा कब नहीं होता, कंजर्वेटिव फील्ड्स में ऐसा नहीं होता। क्लोज कर्व्स, जब फील्ड लाइंस क्लोज कर्व्स बनाती है, ऐसा कब होता है, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड्स के अंदर होता है। कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर जो है वो ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। कंजर्वेटिव फील्ड में स्टार्ट और एंड जो है वो डिफरेंट जगह पर होते हैं। फील्ड लाइंस की मैपिंग में कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं बच्चों। इससे पहले एक प्रॉपर्टी और है, किसी चार्ज बॉडी में से, जब फील्ड लाइंस एंटर करती है या निकलती है, कुछ भी करती है, पॉजिटिव वाले सरफेस में से फील्ड लाइंस निकलेगी और नेगेटिव वाले में एंटर करेगी। कुछ भी कर रही है, एंटर कर रही है या बाहर निकल रही है, लेकिन परपेंडिकुलर होगी, वो सरफेस से परपेंडिकुलर बाहर निकलेगी। यहाँ पर एंगल 90 डिग्री होगा, ये वाला, ठीक है। सरफेस में परपेंडिकुलर वो घुसेगी या निकलेगी। कारण सुनो, कारण क्या है। अपन लोग इसको रॉन्ग मान करके और चलते हैं। एक बार अपन लोग ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर नहीं जा रही, एंगल थीटा है, ठीक है, एंगल थीटा है। तो फिर क्या होगा, फिर इस डायरेक्शन में सरफेस के अलोंग इस इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस के अलोंग कंपोनेंट भी होगा, ई कॉस थीटा,
और इस डायरेक्शन में ई साइन थीटा होगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा फिलहाल। सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इस बॉडी के अंदर फिर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है ही, हर एक बॉडी में होते हैं, प्लास्टिक से लेकर के मेटल में सब में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्लास्टिक में बहुत कम होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं, और मेटल्स में भरपूर होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन हर चीज में होते हैं, ठीक है। वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सप्रेस करेंगे। क्यों? ये फॉर्मूला है, खूब रिपीट होता है, बड़ा फेमस फॉर्मूला है। ये क्या बता रहा है कि एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो ये चार्ज कौन है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन है? ई कॉस थीटा। तो इन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा, और यदि ये फ्री हैं तो ये चल पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन्स चल पड़ेंगे तो क्या बोलते हैं? करंट। तो करंट जो है ना फ्लो होने लग जाएगी। और करंट कैसी फ्लो हो रही है? बिना बात, बिना सेल के, बिना किसी एफर्ट के करंट फ्लो हो रही है। इसका मतलब बिना किसी एफर्ट के एक करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम की एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। यानी कि ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही वायलेशन हो गया। मतलब ये सारी बात ही गलत है। क्यों? क्या गलत है इसके अंदर? ये ई कॉस थीटा ही जीरो होगा। ई कॉस थीटा जीरो होगा। इसमें ई तो जीरो है नहीं, फील्ड तो है, फिर कॉस थीटा जीरो होगा। कॉस थीटा जीरो कब होता है? 90 डिग्री प्रूव। थीटा 90 होता है। तो मतलब अपन ने ऐसे प्रूव कर दिया है कि थीटा मस्ट हैव वैल्यू 90, ठीक है ना। थीटा की वैल्यू 90 होना जरूरी है। अपन लोग फिर कुछ डायग्राम्स की और बात करते हैं। डायग्राम्स का है कि फील्ड लाइंस के डायग्राम्स के एग्जांपल देखो। ये दो चार्जेस हैं Q1 Q2, दोनों लाइक चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। और सपोज तो ठीक है, सपोज की बात करें बाद में करेंगे। इन दोनों में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दोनों में से निकलेंगी। पॉजिटिव चार्ज में से फील्ड लाइन निकलती है, ठीक है। इसमें से भी निकलेगी, इसमें से भी निकलेगी, पर ऐसा थोड़ी हो सकता है, इंटरसेक्ट थोड़ी करेगी। तो यहाँ पर एक रूल का वायलेशन हो गया। ऐसे करके आपको जो है जितने भी रूल्स, जो जितने भी प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, ये अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की मैपिंग करने में, डायग्राम बनाने में वो रूल्स की तरह से आपको काम आएंगे। वो प्रॉपर्टीज़ काम आएंगी यहाँ पर फील्ड लाइंस की डायग्राम बनाने में, ठीक है। तो फील्ड लाइंस क्या करेगी? तो फिर करेगी क्या? ये दो फील्ड लाइंस करीब आते हुए रिपेल होकर के दूर हटती है, ये प्रॉपर्टी है। और फील्ड लाइंस ऐसी बनेंगी, ऐसे करके, और ये फील्ड लाइन बनेगी। किसकी फील्ड लाइंस है ये? फील्ड लाइंस ऑफ टू लाइक चार्जेस, ठीक है। यहां पर मैंने फील्ड क्यों, यहां पर फील्ड लाइन क्यों नहीं बनाई? इसका कारण है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही गायब है। क्यों है भाई गायब? उसको छोटी सी बात बताता हूं मैं। सपोज ये कोई पॉइंट है, इस पर कितने फील्ड्स हैं? Q1 की वजह से और Q2 की वजह से दो फील्ड हैं। Q1 की वजह से फील्ड की डायरेक्शन किधर है? Q1 से अवे। E1 इसका नाम दे रहा हूं मैं E1। Q1 चार्ज की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर हो गई? E1 अवे। E1 का एरो किधर जा रहा है? अवे। Q2 की वजह से पॉइंट P पर फील्ड की डायरेक्शन किधर है? E2 का एरो किधर जा रहा है? Q2 से दूर की तरफ जा रहा है। दोनों ऑपोजिट हुए कि नहीं? और दोनों यदि इक्वल हुए, यदि दोनों इक्वल हुए, ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब Q1 और Q2 का वैल्यू इक्वल होगा। खैर दोनों इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ पर नेट फील्ड कितना होगा? 0। इस जगह पर नेट फील्ड 0 होगा। ये जो जगह है इसमें खास बात क्या है? इसके चारों तरफ फील्ड है, इस पॉइंट पर फील्ड गायब है। इस पॉइंट को बोलते हैं उन लोग न्यूट्रल पॉइंट। जिस पॉइंट के चारों तरफ फील्ड हो और उस पॉइंट पर फील्ड गायब हो, उसको बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है ना। एक छोटा सा एग्जांपल हो, हाँ, ये वाला आपको डायग्राम कैसा दिख रहा है? सिमेट्री में। सिमेट्री का मतलब है ये जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं, डॉटेड लाइन, उसके लेफ्ट और राइट में पूरा डायग्राम सेम है। क्यों? Q1 एंड Q2 आर इक्वल। जब Q1 और Q2 इक्वल होंगे तो इस लाइन के इधर का और इस लाइन के इधर का ये जो फील्ड लाइंस का डायग्राम है वो सेम होगा। यदि Q1 ज़्यादा हुआ तो
डायग्राम को दोबारा बनाते हैं। यदि Q1 ज़्यादा हुआ तो सपोज Q1 का वैल्यू ज़्यादा है तो पहले ही लाइन बना लेता हूं मैं। तो फील्ड लाइंस कैसे होंगी? अब की बार न्यूट्रल पॉइंट छोटे वाले चार्ज की तरफ खसक जाएगा, न्यूट्रल पॉइंट छोटे वाले चार्ज की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और ये फील्ड लाइंस आपको ऐसे दिखाई दे रही है जैसे Q1 की फील्ड लाइंस Q2 की फील्ड लाइंस को धक्का मार रही है कि दूर हट, मुझे फैलने दे, दूर हट, मुझे फैलने दे। क्यों? क्योंकि ज्यादा ताकतवर है। कौन? Q1 चार्ज तक ज्यादा ताकतवर है, Q1 ग्रेटर Q2 है। ठीक है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये बिहेवियर, फील्ड लाइंस का बिहेवियर दिख रहा है। Q1 की जो फील्ड लाइंस है उनका बिहेवियर क्या है? Q2 की फील्ड लाइंस को कह रही है वो कि दूर हट, हमें फैलने दे, ऐसा करके, और ये फील्ड लाइंस हों। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी आपको दिख रही है? द फील्ड लाइंस रिपेल ईच अदर। ठीक है ना? तो ये फील्ड लाइंस ऐसी होंगी। बच्चों एक वर्ड है नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि कोई क्वांटिटी है, कोई चीज़ है जिसका वैल्यू सब जगह सेम नहीं होने को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब है सब जगह पर किसी क्वांटिटी का वैल्यू सेम है। जैसे इस पूरे कमरे में टेम्परेचर सब जगह सेम है मान लो, ठीक है ना? आपको क्या मालूम है ना, आप तो दूर बैठे हो, लेकिन बोर्ड के सारे पॉइंटों पर उजाला सेम है। ठीक है ना? आपके पूरे कमरे में उजाला सेम नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। दरवाजे के पास में अभी जैसे डे टाइम में दिन हो रहा है तो दरवाजे के पास में उजाला ज़्यादा है और उधर कोने के अंदर उजाला कम है। उजाला कैसा है? लाइट की इंटेंसिटी कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है। कांस्टेंट एक वर्ड और है जिसको आप मिक्स कर देते हो उसके साथ। कांस्टेंट का मतलब है टाइम के रेस्पेक्ट में कोई चीज़ वेरी न करे, कोई बढ़े न कम हो, उसको बोलते हैं। एक ही क्वांटिटी है वो अलग अलग टाइम पर सेम रहती है तो उसको कांस्टेंट बोलते हैं, और एक पर्टिकुलर क्वांटिटी वो अलग अलग जगह पर सेम है उसको यूनिफॉर्म होना बोलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड का मैं फील्ड डायग्राम बना रहा हूँ। इसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है? पॉइंट ए और पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके पास में दो चीज़ें होती हैं, कौन कौन? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। पॉइंट ए और पॉइंट बी पर मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है और डायरेक्शन भी डिफरेंट। यहाँ पर मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड कम। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और यहाँ पे नीचे की तरफ हो गई, डायरेक्शन भी डिफरेंट। ठीक है। ये वाला जो डायग्राम है इसके अंदर बताओ कौन से पॉइंट पर मैग्नीट्यूड ज़्यादा है? तो आप कहोगे कि डेंसिटी कौन से पॉइंट पर ज़्यादा है। ठीक है। कौन से पॉइंट पर फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा है, ए पर या बी पर? तो आपको कहोगे कि भैया तो सेम है, यहाँ भी इतने से स्पेस में 4 फील्ड लाइन पास हो रही है, यहाँ भी इतने से स्पेस में 4 ही फील्ड लाइन पास हो रही है। आपको थोड़ा सा डायग्राम मेरे से मिस्टेक हुआ है ये। तो यहाँ पर फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है वो समान है। डेंसिटी रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड को। हाँ, डायरेक्शन आपको दिख रहा है कि इधर तो थोड़ा ऊंची की तरफ जा रही है, फिर ऐसे हॉरिजॉन्टल हो गई, फिर नीचे की तरफ जा रही है। डायरेक्शन डिफरेंट है। ये भी एग्जांपल नॉन यूनिफॉर्म का है। नॉन यूनिफॉर्म कब होगा? आइदर डायरेक्शन मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, आइदर डायरेक्शन डिफरेंट हो, या दोनों डिफरेंट हो, तो नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा। ठीक है। और इसमें खास बात क्या है? यहाँ पर फील्ड लाइंस कैसी दिखाई दे रही है आपको? स्ट्रेट का मतलब डायरेक्शन सेम है। यहाँ पे पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों पर फील्ड लाइंस की डेंसिटी सेम, डायरेक्शन सेम, यानी कि ये कैसा फील्ड है? यूनिफॉर्म फील्ड का एग्जांपल। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर फील्ड लाइंस इक्विडिस्टेंट होती हैं और स्ट्रेट होती हैं। इक्विडिस्टेंट होती हैं और स्ट्रेट होती हैं। इक्वली स्पेस होता है उनमें, स्पेस सेम होता है, और स्ट्रेट होती हैं यूनिफॉर्म फील्ड। बताइए ये जो
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये डायग्राम है, ये आपको कैसा लग रहा है? यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? तो आप कह रहे हो कि डायरेक्शन तो, थैंक यू, डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड यहाँ का कम, यहाँ का ज़्यादा, यहाँ का और भी ज़्यादा है। तो आप इसको किस कैटेगरी में डालोगे? नॉन यूनिफॉर्म की कैटेगरी में डालोगे। लेकिन बात सुनो पूरी, भागो मत, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना? ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? ऐसा हो जाता, सपोज ऐसा होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो नॉन कंजर्वेटिव होता। आपके मैं समझा नहीं पाऊंगा इस बात को, थोड़ी हाई लेवल की बात है ना? तुम लोग कहोगे कि थंबनेल तो आपने डाल रखी है जेई की, लेकिन ये उससे भी हाई लेवल की बात है। प्लीज़ क्या बता रहा हूँ मैं कि ऐसा कब होगा जब फील्ड लाइंस, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव होता तो ऐसा हो सकता था। ये फील्ड लाइंस का मैपिंग रॉन्ग है, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। तो चलते चलते एक बात और कि ये फील्ड लाइन ठीक है, और एरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर एक चार्ज पार्टिकल है जिसका एक सर्टेन चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ज के साथ क्या रिश्ता है? फोर्स का रिश्ता है। ये फॉर्मूला बता रहा है। ये क्यू चार्ज ई इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर दिया तो इसके ऊपर एफ फोर्स लगेगा। फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? फील्ड की डायरेक्शन होगी, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा। और यदि ये पार्टिकल फ्री है, बंधा हुआ नहीं है, चल पड़ेगा। इसका चलने की डायरेक्शन का मतलब किसकी डायरेक्शन? वेलोसिटी की डायरेक्शन। इसके मोशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन, इसके चलने की डायरेक्शन, इसके चलने की डायरेक्शन किधर होगी? फोर्स है, ये डॉटेड लाइन से मैं शो कर रहा हूं, इसके चलने की डायरेक्शन माने वेलोसिटी की डायरेक्शन। डॉटेड लाइन कौन है? इसके पाथ, चलने की डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन। इसके वेलोसिटी डायरेक्शन पाथ नंबर 1 कब होगी? जब इसका मास बहुत ही कम है। चलेगा तो ये फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में ही, अप्रॉक्स, लगभग। लेकिन यदि इसका इनर्शिया यानी कि इसका मास ज़्यादा हुआ तब ये उस फोर्स का कहना नहीं मानेगा। क्यों? आप जानते हो कि इनर्शिया जो है ना वो फोर्स का कहना नहीं मानता है, ठीक है? इनर्शिया प्रॉपर्टी बोलते ही उसी को है जो एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करे। तो इसका यदि इनर्शिया ज़्यादा हुआ तो ये चलेगा तो सही, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन में यानी कि फील्ड की डायरेक्शन में ये चलने के लिए बाउंड नहीं होगा। इनर्शिया इसको चलने नहीं देगा। और पाथ नंबर 2 है, ज़्यादा मास होगा तो, और बहुत कम मास है तो ये पाथ नंबर 1 होगा, जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली फील्ड लाइंस की तरफ ही जा रहा है। सारा चक्कर मास का है। यदि ये चार्ज नेगेटिव हुआ, और आप जानते हो कि चार्ज यदि नेगेटिव होता है तो फिर फोर्स की डायरेक्शन फील्ड की डायरेक्शन से अपोजिट होगी। पाथ वही रहेगा, उल्टा हो जाएगा, चलने की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, बाकी सब कुछ फैक्ट सेम रहेंगे, ठीक है? तो ये अपन ने टॉपिक कर लिया फील्ड लाइंस का। फील्ड लाइंस के एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, एंडलेस हैं, लेकिन अपन लोग ये बहुत ज़्यादा हैवी टॉपिक नहीं है। अपन लोग आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर, ठीक है? इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है भाई? दो चार्जेस का पेयर है, दोनों चार्जेस होने चाहिए इक्वल मैग्नीट्यूड के, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है ना? रियल लाइफ के अंदर एग्जांपल क्या है डाइपोल का? डाइपोल के अंदर उसको तोड़े, वर्ड को, डाई का मतलब 2 और पोल का मतलब ऑपोजिट एंड्स। किसी भी ऐसी चीज़ के अंदर जिसमें ऑपोजिट एंड्स हों उसको डाइपोल बोलते हैं। आपका अर्थ एक ग्रेविटेशनल डाइपोल है, ठीक है? उसके अंदर ग्रेविटी में अपोजिट कुछ नहीं होता वैसे, ठीक है? पर उसमें उनको नॉर्थ पोल साउथ पोल बोलते हैं। एक मैग्नेट है, वो मैग्नेटिक डाइपोल होता है, उसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसा करके, और एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के पेयर को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल क्या है? NaCl, Na+ Cl-,
H2O डॉटेड लाइन के उधर का हिस्सा, डॉटेड लाइन के ऊपर की तरफ का हिस्सा नेगेटिव है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते हैं लोन पेयर, और इधर का हिस्सा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना। तो कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका एक किनारा पॉजिटिव और एक किनारा नेगेटिव चार्ज हो, वो आपके लिए डाइपोल है। HCl, NaCl, NH3, H2O, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, दिस इज डाइपोल। डाइपोल के अंदर क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों के चार्ज इक्वल होते हैं। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो यदि काफ़ी स्मॉल हो, ठीक है, देन इट मे बी कॉल्ड अ बेटर डाइपोल, इट कैन बी कॉल्ड एन आइडियल डाइपोल। चार्ज और डिस्टेंस के प्रोडक्ट को बोलते हैं हम लोग डाइपोल मोमेंट। वेक्टर क्वांटिटी है डाइपोल मोमेंट, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, और इसको लेंथ ऑफ डाइपोल भी बोल सकते हो। इसका यूनिट बच्चों कूलम इनटू मीटर हो रहा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी के जैसे नाम लेते हैं आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उसकी डायरेक्शन में, तो इसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। क्यों होता है, कन्वेंशनल है, केवल परंपरागत है, कोई कारण नहीं इसके लिए। ठीक है, अब और एक और बात कि ये जो लाइन है डॉटेड लाइन, इसको बोलते हैं एक्सिस, और ये वाली लाइन को बोलते हैं इक्वेटर, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक्चुअली ये एक लाइन नहीं है, एक प्लेन है जो दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाले लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, एक प्लेन। अब लाइन बोल दो तो भी चलेगा। दिस इज कॉल्ड इक्वेटर, इक्वेटोरियल लाइन, आइदर इक्वेटोरियल प्लेन, कुछ भी। ठीक है, ये जो डाइपोल मोमेंट है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या काम आता है डाइपोल मोमेंट। हर फिजिकल क्वांटिटी के आप पीछे पड़ जाया करोगे, तू कौन है, क्या काम आता है तेरे, क्या मीनिंग क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। तो डाइपोल मोमेंट का सिग्निफिकेंस ये है, डाइपोल मोमेंट ज़्यादा, वो वाला डाइपोल ज़्यादा फील्ड क्रिएट करेगा, ये बात। ठीक है ना। अब अपन लोग जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सिस ऑफ द डाइपोल। पॉइंट कहाँ पर है जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर रहे हैं, डाइपोल के एक्सिस पर है। तो पहले अपन लोग डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद में डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों डायग्राम को समझो, और डायग्राम जो है वो उसके 2 हिस्से हुआ करते हैं, 2 स्टेप्स होते हैं। एक तो वो जो क्वेश्चन में गिवन होता है, और एक हिस्सा वो है जो एक स्टूडेंट अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें कुछ बनाता है। ये वो पार्ट है उससे पहले वाला। ठीक है, डायग्राम का ये वाला हिस्सा क्या है, 2 चार्जेस हैं, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन का नाम है एक्सिस। एक्सिस पर एक पॉइंट है P। कहाँ पर है पॉइंट P, एक्सिस पर है। एक्सिस पर कहाँ पर, सेंटर से R डिस्टेंस पर है। डाइपोल का सेंटर है O। डाइपोल की लेंथ कितनी है टोटल, 2a। आपने 2a क्यों ली है, मेरे को डेरिवेशन में कैलकुलेशन में इजी पड़ेगा इसलिए। ठीक है, डाइपोल की लेंथ अपन ने 2a ली है, यहाँ से ये डिस्टेंस है a, और ये है a। डाइपोल के टोटल लेंथ ऑफ डाइपोल जो है वो है 2a। ये आपका डायग्राम का सीन है। अब आपका काम क्या है, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। पॉइंट P पर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स पूछ रहा हूँ, 2 हैं, एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से, एक नेगेटिव चार्ज की वजह से। ठीक है, और अब अपन लोग डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। डेरिवेशन स्टार्ट करने के लिए आपके पास में रॉ मटेरियल, जो नॉलेज का रॉ मटेरियल है वो क्या है, मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, एक एक करके वहाँ से उस नॉलेज बैंक में से एक एक चीज़ निकालते चलेंगे। क्या है, एक तो आपके पास फॉर्मूला है E = kq/r²। इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पहली बात। दूसरी बात है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अवे, नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है टुवर्ड्स द चार्ज। इसमें नोटिस करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो किधर जा रहा है, नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रहा है। ये दोनों एरो का टेल उस पर भी नोटिस करना चाहिए, कहाँ पर है, पॉइंट P पर मैंने बनाए हैं। ऐसा नहीं कि कहीं भी एरो चिपका दो, आप एरो को कहीं भी लगा दो, ऐसा नहीं है। उस पॉइंट पर एरो लगाना है जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाने हैं।
अब यहाँ पर कितने एरो लगाऊंगा मैं, यहाँ पर कितने एरो बनाऊं, 2। ये एरो किसका है, पॉजिटिव चार्ज का। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एंड आई एम कॉलिंग इट E1। ये एरो किधर जा रहा है, पॉजिटिव से दूर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है। इस एरो का टेल कहाँ पर है, पॉइंट P पर है, इस पे जरा नोटिस कर। दूसरा वाला एरो बना रहा हूं मैं, ये E2 का जो एरो है कहाँ जा रहा है, ये नेगेटिव चार्ज की तरफ आ रहा है। नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड E2 का एरो किधर जा रहा है, -Q की तरफ आ रहा है। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड E1 का एरो किधर जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज से दूर जा रहा है। अपने अपने एरो अपने अपने डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप टोटल फील्ड निकालोगे, पॉइंट P पर टोटल फील्ड E1 और E2 को आप क्या करोगे, प्रोसेस करोगे। E1 और E2 का प्रोसेस क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। क्यों, डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर साइन कैसा आएगा, माइनस। इस माइनस साइन के पीछे कारण क्या है, इन E1 और E2 की डायरेक्शन अपोजिट है। अपोजिट क्यों है, वो तो आपके डायरेक्शन देख लो, डायग्राम में दिख रहा है। Q1 का एरो अवे, Q2 का एरो Q2 के पास की तरफ। ये एरो किधर जा रहा है, Q2 के पास की तरफ। फॉर्मूला क्या है, Q। कौन है Q, ये किसकी वजह से है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से, अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। R क्या है, जरा इस फॉर्मूले के अंदर जाके देखो, इस फॉर्मूले के टॉपिक में जाके देखो तो कैपिटल Q और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है R, ठीक है। कभी भी किसी फॉर्मूले को काम में ले रहे हैं, किसी डेरिवेशन में, उस फॉर्मूले को उस टॉपिक में जाकर के देखना चाहिए। क्या कि कैपिटल Q ये कौन है, जिसने वो फील्ड क्रिएट किया, ठीक है, और पॉइंट P, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। पॉइंट P कौन है, जिसमें फील्ड पता कर रहे हैं। Q कौन है, सोर्स चार्ज और पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल r। इस टॉपिक वाला जो स्मॉल r है वो कोई और है, तो मैं एक काम क्यों नहीं करता कि मैं इसका नाम ही बदल के कुछ और कर दूं, मेरा बस चलता तो मैं कर देता, लेकिन बुक्स के अंदर इसको भी स्मॉल r बोला है, उसको भी स्मॉल r बोला है। ये मेरे, ठीक है, मेरे प्रिंसिपल के तो खिलाफ है कि ऐसा एक इस चैप्टर के अंदर दो चीज़ों को सेम नाम नहीं देना चाहिए, पर है तो है, अब क्या करें, बुक में है तो मैं क्या करूं। लेकिन आपको ध्यान देना है कि ये क्या है, ये स्मॉल r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड पॉइंट। तो बताओ कि कैपिटल Q और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कौन सा वाला, ये वाला डिस्टेंस कितना है, व्हाट इज दिस। तो आप देख करके बता रहे हो कि ये है R और ये है A, तो ये हो गया R - A, ये आएगा R - A, और स्क्वायर तो है ही उसमें फॉर्मूले में स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन प्लस Q एंड पॉइंट P इज R - A, और यहाँ पे कौन सी डिस्टेंस आएगी, -Q से पॉइंट तक की डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितनी है, इट विल बी R + A, ठीक है। एक और स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती है कि यहाँ पे आपने चार्ज का साइन क्यों नहीं पुट किया। तो मैं हमेशा कहा करता हूँ, जब भी आप किसी कैलकुलेशन कर रहे हो, किसकी कैलकुलेशन कर रहे हो, वेक्टर क्वांटिटी की। जब भी आप वेक्टर क्वांटिटी की कैलकुलेशन कर रहे हैं, उनके जो वैल्यूज़ पुट करते हैं वो मैग्नीट्यूड के वैल्यूज़ होते हैं। मैग्नीट्यूड के अंदर साइन नहीं आता है। वेक्टर क्वांटिटीज़ को जब ऐड करते हैं तो उनकी डायरेक्शन कंसीडर करते हैं, उनके साइन कंसीडर नहीं करते। वेक्टर क्वांटिटी में साइन होता ही नहीं है, साइन होता ही स्केलर क्वांटिटी में। साइन वर्क का होता है, पोटेंशियल एनर्जी का होता है, चार्ज का होता है साइन, और भी कुछ याद, पोटेंशियल का साइन होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का साइन होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा ही नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। पोटेंशियल एनर्जी और वर्क जो है वो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है ना। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट हो, अपोजिट हो, तो वर्क नेगेटिव होता है। जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो या एक्यूट एंगल हो, ये सब 11th में पढ़ा अपन ने,
लेकिन वेक्टर क्वांटिटी का कोई साइन नहीं होता। ये साइन माइनस का साइन जो है ना डायरेक्शन की वजह से है। यहाँ पे आप माइनस क्यू प्लस क्यू मत पुट कर सकते हो, नहीं पुट कर सकते आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में भैया एलजेब्रा है। एलजेब्रा में पढ़ाने नहीं बैठा आपको, देखो मैं यहीं निपटाता हूँ उसको। के क्यू कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। क्या बच जाएगा पीछे? 1 1 1 बच गया। उसके बाद मैंने लिया एलसीएम, r माइनस ए r प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है। ये उससे मल्टीप्लाई हुआ, वो उससे मल्टीप्लाई हुआ, r प्लस ए होल स्क्वायर r माइनस ए होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे? ऊपर वालों के ब्रैकेट ओपन करेंगे, नीचे वालों को ओपन नहीं करना है, इनको मर्ज करना है। इस पे भी स्क्वायर है, उस पे भी स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर हो गया। उसके बाद में ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है कि ये प्लस और ये माइनस मिलकर के बन जाएंगे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ऊपर वालों के ब्रैकेट ओपन करेंगे, आर प्लस ए होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनेगा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA, और आर माइनस ए का आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA। अब ब्रैकेट ओपन करें। ब्रैकेट की हमेशा इज्जत किया करो, ब्रैकेट मत लगाओ तो, और लगाओ तो रात दिन का फर्क हो जाता है। ब्रैकेट हटाएंगे तो आपका ये माइनस, ये साइन उलट जाएंगे। उसके बाद में भैया ये लोग कैंसिल हो गए। फाइनल आंसर बोलिए क्या आया? ये मैं सबको इरेज कर देता हूँ, फालतू चीज़ों को। एलजेब्रा इरेज्ड एंड फिजिक्स अपीयर्स। बोलिए 4RA आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर और के क्यू, ठीक है। इसको अब आप रीअरेंज कर लो जैसे अपनी इच्छा के अनुसार। Q मल्टीप्लाइड बाई 2A, और मैं मैच करा देता हूं कि मैंने इधर के पूरे मटेरियल काम में ले लिया कि नहीं ले लिया। K आ गया, Q आ गया, R आ गया, 4A स्मॉल a आ गया, 4 कहाँ गया? 2 और 2 हो गया 4। क्यों लिखा मैंने ऐसा? क्योंकि Q क्या है? चार्ज। 2A क्या है? डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। चार्ज मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस को क्या बोलते हैं? P। व्हाट इज P? डाइपोल मोमेंट। और ये आपका फाइनल फॉर्मूला आ गया। मैं इसको E एक्सिस बोल देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस। इसके तुरंत बाद अपन लोग करते हैं इसका स्पेशल केस कि सपोज ऐसा होता, इफ R इज वेरी ग्रेटर देन A, मतलब ये पॉइंट बहुत दूर होता, इसके साइज छोटी होती, उसके कंपैरिजन में ये पॉइंट बहुत दूर होता, R बहुत ज़्यादा होता, तो क्या होता? इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ बच्चों कि देखो एक नंबर है आपके पास 20 और एक नंबर है आपके पास 2, ठीक है, और इनमें ये रिश्ता है, हाँ ठीक है, ये तो नहीं है, चलो एक ही बात, चलो इनका स्क्वायर करके देखिए आप। 1600, थोड़ा सा 40 ले लो इसको ना, थोड़ा सा और बढ़ गया 1600, और इसको स्क्वायर करिए 4, ठीक है, ये कितना बढ़ गया? थोड़ा सा। स्क्वायर करने पर ये थोड़ा सा बढ़ा, जो छोटा था वो थोड़ा सा बढ़ा, और जो बड़ा था वो स्क्वायर करने पर बहुत भयंकर बढ़ गया, बहुत ऊंचाई पर चढ़ गया वो, ठीक है। अब मैं इसको क्या ऐसा लिख सकता हूं? 1600 में 4 ऐड करता हूं तो क्या अप्रोक्सीमेट 1600 आएगा? तो आपको ये क्या बात हुई? आप तो गलत सिखा रहे हो भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने 1600 रुपये का एक शर्ट खरीदा, ठीक है, और उसके अंदर एक आपको बटन लगाना पड़ गया 4 रुपये का,
तो वो आप कहोगे यार ये तो थोड़ा फ्री दे दे यार, ये तो ऐसे क्या कर रहा है। आप समझे इस बात को। 1600 के कंपैरिजन में जो 4 है वो नेग्लिजिबल है, बहुत छोटा है, तो आप ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अप्रॉक्स 1600 ही आएगा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये नेग्लिजिबल होगा तो इसको आप रिमूव कर सकते हो, चाहे वो ऐड हो रहा है चाहे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उसको रिमूव करके कह सकते हो कि ये है ही नहीं, मान लो कि है ही नहीं, इसके सामने बहुत छोटा है। अब आप बताओ आर स्क्वायर, स्क्वायर कितना होता है, आर पावर 4, और अब क्या बच गया, आर पावर 3 बच गया, कैंसिल हो गई। दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला कब, स्पेशल केस के लिए, व्हेन आर इज वेरी ग्रेटर देन ए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जाएंगे अपन लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटर। पहले डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, डायग्राम इसको तुम्हारे सामने बना के दिखाता हूँ। आई मीन डायग्राम बनाते टाइम मेरे को पॉज करना पड़ता है क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होता है अपना। देखो ये डायग्राम यहां तक गया, ये नेगेटिव और पॉजिटिव दो चार्जेस हैं। ये लाइन का नाम क्या है, इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, ये वो पॉइंट है आपका टारगेट पॉइंट जिस पर फील्ड पता करना है। ठीक है, इस पॉइंट पर आपको फील्ड पता करना है। इस पॉइंट पर कितने फील्ड हैं, 2 फील्ड हैं, एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से, एक नेगेटिव चार्ज की वजह से। ये वाला फील्ड जो है E1 किधर जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज से अवे जा रहा है। ये फील्ड जो है E2 वाला एरो किधर जा रहा है, नेगेटिव चार्ज की तरफ है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे, कैसे करेंगे अभी करेंगे, जैसे करेंगे बता दूंगा अभी, लेकिन एक बार डायग्राम तो क्लियर हुआ। ये -q + q, डायपोल के सेंटर को क्या बोलते हैं, O। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी ली थी, ये तो बाकी सब कुछ पहले जैसा है। सेंटर से पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या है, r। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा हल्का हल्का सा लग रहा है डायग्राम। ठीक है ना, इसको और रिच बनाते हैं कि आप इनको ज्वाइन भी करो। आपको कोई कहेगा नहीं, आपकी ज़रूरत नहीं है, पता नहीं ज़रूरत पड़ जाए इनको ज्वाइन करने की, तो ऐसे करके अपन लोग और इसको अच्छा डायग्राम बनाएंगे, इतना पुअर डायग्राम नहीं चलेगा। तो बच्चों ये आपका अभी बेसिक डायग्राम है। मैंने अभी बताया आपको कि डायग्राम के 2 पार्ट होते हैं। एक वो जो आपको एज ए एग्जामिनर आपको गिवन होता है, एज ए क्वेश्चन आपको गिवन होता है। ये आपको गिवन है कि भाई ये सीन है, इस सीन के अंदर पॉइंट P पर फील्ड पता करना है। उसके बाद सेकंड पार्ट है जो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेरिवेशन को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग उसमें कुछ बनाते हो। क्या बनाते हैं, पॉजिटिव चार्ज का फील्ड पॉइंट P पर, इसका एरो किधर जा रहा है, इस मार्कर से ऐसे बनाऊंगा। आप लोग खुद मेरे को फॉलो करो। आप लोग क्या करते हो, एरो बनाना, एल एरो, ऐसे कैसे बना दिया आपने, अरे भाई मार्क आपका जो स्केल है, स्केल को रखो और उसके अलोंग जाना चाहिए आपका। ठीक है, स्केल से जाना चाहिए आपका एरो, यूं करके जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं भी ये हैबिट पड़ जा, ये है साइंस के स्टूडेंट की हैबिट नहीं है कि क्या करना है, कुछ भी कर देना है। एरो की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, कुछ भी चले जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए साइंस के स्टूडेंट से अपन लोग। ठीक है, ये इस एरो का नाम क्या है, E1, एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। किधर जा रहा है ये एरो, अवे जा रहा है, इससे अवे जा रहा है। इस जो एरो है इसका टेल कहाँ पर है, उस पॉइंट पर है, होना जरूरी है जिसमें फील्ड पता कर रहे हैं। ठीक है, बोलिए, ये एरो किधर जा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है, नेगेटिव चार्ज का। E2 का एरो किधर जा रहा है, नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रहा है।
ठीक है। आपने नोटिस किया कि मैंने इन दोनों की इनकी लेंथ भी सेम बनाई है। ये सारी चीज़ें आपकी उसमें आनी चाहिए। एक्सिस वाले पिछले टॉपिक के अंदर पॉजिटिव चार्ज वाले का एरो लंबा था, क्यों? पॉइंट पी से ज़्यादा करीब कौन है? पॉजिटिव चार्ज है, वो ज़्यादा फील्ड क्रिएट करेगा, ठीक है ना। इस पॉइंट से कौन सा वाला चार्ज ज़्यादा करीब है? आप कहोगे दोनों बराबर डिस्टेंस पर है, तो इसलिए दोनों का एरो सेम है। ऐसा करके डायग्राम में लॉजिक भी होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ भी बना दिया। अब क्या करेंगे अपन लोग, E1 और E2 के डायरेक्शन का जो रिजल्टेंट है उसको प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए अपने पास में एक आसान रास्ता अवेलेबल है, और वो क्या, इनको अपन लोग कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं, ठीक है। E1 और E2 को कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं। आपने दो डायरेक्शंस डिसाइड कर ली, किसी भी वेक्टर को ब्रेक करते हैं, रिजॉल्व करते हैं कंपोनेंट्स में, तो दो कंपोनेंट्स होते हैं बच्चों, एक कोसाइन वाला और एक साइन वाला। दोनों डायरेक्शंस, दोनों कंपोनेंट्स की डायरेक्शन जो है ना म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। सपोज ये एंगल थीटा है, ये थीटा और ये थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा होगा कॉरस्पॉन्डिंग, ये थीटा तो ये भी थीटा होगा ऑल्टरनेट, ठीक है ना, इंटीरियर एंगल। इस E1 का एक तो कंपोनेंट हुआ है, ये क्या नाम है इसका, E1 cos थीटा, इसका वैल्यू, और एक है ये वाला कंपोनेंट, कौन सा वाला, E1 sin थीटा। किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं, थीटा डायरेक्शन के अंदर cos वाला होता है और cos वाले से परपेंडिकुलर sin वाला होता है। यहाँ पे डायग्राम में एक छोटी सी मिस्टेक कर दी मैंने जानबूझ करके, तुमको दिखाने के लिए कि अब जब आप इनके हेड्स को ज्वाइन करते हो, और करना भी चाहिए, वो एक परफेक्ट रेक्टेंगल बनना चाहिए। बन रहा है क्या? तो आपको कि बिल्कुल नहीं, ठीक है ना। आपका डायग्राम जो है ना वो परफेक्ट होना चाहिए। दोबारा बोलो, मैं क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा हूं कि रिजल्टेंट और कंपोनेंट सबके हेड्स को ज्वाइन करो आप, एक परफेक्ट रेक्टेंगल बनना चाहिए। स्क्वायर या रेक्टेंगल कुछ भी बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ भी, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी तरह से E2 को ब्रेक करते हैं कंपोनेंट में। E2 का थीटा डायरेक्शन में कंपोनेंट कौन होगा, E2 cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर ये वाला E2 sin थीटा, E2 sin थीटा। आपने क्या किया, E1 और E2 को दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लिया। अब आप क्या करेंगे, मैं इसको इरेज कर देता हूं, अब ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रही बात ये सॉरी। रणनीति क्या है, E1 और E2 को आपको ऐड करना है। आपने क्या किया, ऐड करने के लिए पहले आपने इन दोनों को ब्रेक किया, E1 cos थीटा, E1 sin थीटा। E2 को ब्रेक किया, E2 cos थीटा, E2 sin थीटा। अब इन चारों कंपोनेंट्स को, इन चारों टुकड़ों को ऐड कर दो। वेक्टर एडिशन में आप जानते हो जो सेम डायरेक्शन में हैं, कौन से वाले, जिनको मैं रेड कलर का राउंड कर रहा हूँ, वो कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में, वो ऑर्डिनरीली एडिशन हो जाता है। और जो बाहर बच गए साइन वाले कंपोनेंट, वो अपोजिट डायरेक्शन में दिख रहे हैं आपको, ये लोग ऐड का होकर के क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है। ये जो मेथड है कंपोनेंट्स में ब्रेक करके और फिर कंपोनेंट्स को ऐड करना, ये कंपैरेटिवली इजी पड़ रहा है, इसलिए अपन लोग कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं, ठीक है ना, ये इजी पड़ता है। एक और तरीका है आपके पास में दो वेक्टर्स को ऐड करने का, वो क्या है सुनाऊँ आपको, r = √p² + q² + 2p। लेकिन वो थोड़ा सा कई बार उसमें लफड़ा ज़्यादा हो जाता है, उसमें कई बार हैवी मैथमेटिक्स हो जाती है,
दोनों तरीके हैं आपके पास, जो इजी है वो अपनाते हैं अपन लोग। ये वाला इजी पड़ रहा है इस समय। क्या किया आपने कंक्लूजन के रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ये दोनों सेम डायरेक्शन में इसलिए ऐड हो गए और साइन साइन वाले कैंसिल हो गए। इनकी वैल्यू पुट करें, पहले इनकी वैल्यू तो तैयार कर लो, ठीक है ना, रॉ मटेरियल तैयार कर लो, फिर इस मशीन में डाल देंगे यहाँ करके। बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 का वैल्यू कितना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। फंडामेंटल फॉर्मूला है, क्यू की जगह कौन है अपना स्मॉल क्यू, इसको स्मॉल क्यू बोल देते हैं, कैपिटल क्यू बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा हो जो, हैबिट की बात। आर क्या है, चार्ज और पॉइंट तक के बीच का डिस्टेंस। आर का वैल्यू कौन बताएगा भाई, पाइथागोरस भाई साहब बताएंगे। ये डिस्टेंस कितना है, अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, डिस्टेंस का स्क्वायर आएगा, स्क्वायर की वजह से अंडर हट जाएगा। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। स्क्वायर तो फॉर्मूले में आ रहा है, अंडर और स्क्वायर हट गया, E1। अब आप कहोगे E2 का वैल्यू तो वही आएगा, बिल्कुल बेशक, कौन मना कर रहा है, E2 का वैल्यू सेम आएगा, E1 E2 का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, डायरेक्शन नहीं तो डिफरेंट है, डायरेक्शन दिख रहा है अलग अलग है। कॉस थीटा का वैल्यू तो दोनों के दोनों सेम है, तो क्यों नहीं ऐड होकर के डबल हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्वाइस E1 cos थीटा। E1 का वैल्यू के क्यू आर स्क्वायर ए स्क्वायर, वो अंडर रूट हट गया भैया, अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए, इनटू cos थीटा, ये cos थीटा वगैरह। cos थीटा का वैल्यू बताइए, बोलिए। इस डायग्राम को देखो और cos थीटा बताओ। ये डायग्राम को देखो जी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस और हाइपोटेन्यूज कितना है, और मैंने तुमको दिखाने के लिए जानबूझ करके यहाँ पे पावर 1 लिखी है। ब्रैकेट तो दोनों सेम है, यहाँ पर पावर कैसी है 1, मतलब कुछ भी नहीं है का मतलब होता है 1, और यहाँ पर पावर कितनी है हाफ। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ। ये पावर ऐड हो जाएंगी और फिर ऐड होकर के फाइनल आंसर क्या आएगा वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सब कुछ इरेज करके। और फाइनल आपका सीन है E इक्वल टू के क्यू क्यू 2a अपॉन पूरा ब्रैकेट है सेम, पावर ऐड हो जाएंगे, आर स्क्वायर ए स्क्वायर पावर 1.5 3/2। चलो जी हो गया काम, साफ करो। दिस इज योर फाइनल आंसर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटर। और फिर सेम टू सेम स्पेशल केस, इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं P, इसको P यहीं बोल दो। स्पेशल केस के अंदर क्या होगा, ए स्क्वायर नेग्लिजिबल हो गया था, आर स्क्वायर बचेगा केवल आर स्क्वायर की पावर 3/2, आर स्क्वायर के पावर 3/2, 2 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा आर क्यूब। आपको मालूम है अंदर की बाहर की पावर मल्टीप्लाई होती है, ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लिकेशन होता है, ब्रैकेट के अंदर और बाहर की चीजें मल्टीप्लाई होती हैं, आर क्यूब हो गया, ठीक है। दिस इज E इक्वेटर, ये बात। यहाँ पर एक छोटी सी बात करें और वो डायरेक्शन की बात करें, ठीक है। दोनों जो टॉपिक हैं उनको सामने रख करके बात करते हैं। देखो ये है डाइपोल, ये है एक्सिस, ये है इक्वेटर। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपने क्या निकाली थी, दोबारा समझ लो। इस पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इनको E1 E2 बोल दो, चाहे E प्लस और E माइनस बोल दो। E प्लस का एरो बड़ा क्यों है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पॉइंट से पास है, तो आप समझते हो इसका फील्ड ज्यादा होगा, ठीक है ना। और नेगेटिव चार्ज इस पॉइंट से दूर है तो इसका फील्ड कम होगा। दोनों में से एक इधर है और एक इधर है, इनका रिजल्टेंट की डायरेक्शन किधर आएगी, बड़े वाले की तरफ आती है हमेशा। फाइनल बोलो जी,
ई एक्सिस की डायरेक्शन किधर आ रही है, इस तरफ। इस पॉइंट पर E1 cos थीटा E2 cos थीटा की डायरेक्शन इधर थी। ई इक्वेटर किससे मिलके बना है, cos वाले कंपोनेंट से, E1 cos थीटा E2 cos थीटा। ई इक्वेटर की डायरेक्शन किधर आएगी, वो cos वाले कंपोनेंट की तरफ आएगी। ई एक्सिस की डायरेक्शन इधर है, ई इक्वेटर की डायरेक्शन इधर है। एक और वेक्टर है इस डायग्राम में, बोलो कौन, डायपोल मोमेंट, उसकी डायरेक्शन किधर होती है भाई, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इन दोनों की डायरेक्शन में रिश्ता कैसा है, सेम डायरेक्शन में है। इन दोनों की डायरेक्शन का रिश्ता कैसा है, ऑपोजिट है। ये जो पर्टिकुलर डायग्राम है इतना सा, इसको आप अपने नोट्स में बना लेना, ठीक है ना। ये मान लो कि मेरे से मिस हो गया। तो जब आप वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हो ई एक्सिस का फॉर्मूला क्या है, 2kpr/r² पावर स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। ई इक्वेटर का फॉर्मूला क्या लिखते हो, kpr² पावर 3/2, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि भाई आपने डेरिवेशन से आपने मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, व्हाट अबाउट डायरेक्शन, व्हाट अबाउट वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। जैसे ही आप वेक्टर लगाना चाहते हो, यहाँ पे आप माइनस का साइन लगाओगे। ये माइनस का साइन क्यों आया, डायरेक्शन आपस में अपोजिट है। आप जानते हो कि किसी इक्वेशन में दो बंदे आ गए और दोनों अपोजिट हैं तो माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आप डायरेक्शन लगा रहे हो तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, प्लस का साइन लगाओगे, और मत लगाओ तो भी अंडरस्टूड है प्लस। तो ये वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पर प्लस साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि ये दोनों बंदे सेम डायरेक्शन में हैं। या माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये दोनों अपोजिट हैं। ये वाली बात तो आपके नोट्स में है, वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, लेकिन ये डायग्राम जो है ना उसको आप चिपका लेना नोट्स के अंदर, ठीक है। ये टॉपिक है अपना, ठीक है। उसके बाद बच्चों अपन लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इस चैप्टर के बचे कुछ थ्योरी के टॉपिक्स हैं उनका, ठीक है। तो आज के लिए जयराम जी की जय हिंद, बाय बाय।